कैसे वो इम्यूटेबल हो जाता है, कैसे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, कैसे उसमें डेटा सिक्योर रहता है, और कौन से टेक्नोलॉजी के साथ में वो डेटा को सिक्योर करता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का कोर फीचर होता है। तो ये कैसे क्या होता है ये मैं समझाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द कोर आइडिया ऑफ ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी। चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लासरूम है और वहां पे 50 स्टूडेंट हैं। कितने? वहां पे दोस्तों 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 50 क्लासमेट हैं। अब होता क्या है, वहां पे हर दिन अटेंडेंस वगैरह होता है। वो क्या रहा है, मान लीजिए जो अटेंडेंस वहां पे जो क्लास टीचर वो ले रहा है, इसके साथ साथ जितने भी सेम डायरी हर स्टूडेंट के पास में है। अगर वो बोलते हैं विमल, तो जहाँ वो जो क्लास टीचर वो उसमें टिक करता है, देन इसके साथ सारे बच्चे भी टिक करते हैं विमल प्रेजेंट, ठीक है। सुरेश, अनिल, मोहित, ऐसा ऐसा करके सारे जितने भी अटेंडेंस होते हैं, जो क्लास टीचर है वो तो करता है, इसका साथ साथ जितने 50 बच्चे हैं वो लोग भी अपने रजिस्टर में सेम चीज को लिखते हैं। अब क्या हुआ, गलती से क्लास टीचर का जो रजिस्टर था वो गायब हो गया, चोरी हो गया, चूहे ने कुतर दिया, या फिर गलती से किसी ने उसमें छेड़छाड़ करके किसी एब्सेंट को प्रेजेंट किया, प्रेजेंट को एब्सेंट बनाने की कोशिश की। तो क्या वो डेटा पकड़ा नहीं जाएगा? 100% पकड़ा जाएगा। क्यों पकड़ा जाएगा? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि 50 लोगों के पास सेम डेटा है, तो इस रिकॉर्ड को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कहीं एक जगह ना रख करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि किसी भी टाइप की छोटी छोटी भी गलती इसमें पकड़ी जा सकती है। यही था दोस्तों ब्लॉकचेन का एक आइडिया। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी। मतलब किसी भी रिकॉर्ड को एक जगह ना रख करके डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखना। ब्लॉकचेन में जो भी चीजें होती है दोस्तों, वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, हजारों कंप्यूटर या नोड्स बोलते हैं उसको, उसमें रहता है। अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जितने भी, अगर मान लीजिए 1000 लाखों फोन एक्टिवेट है, लाखों फोन डिवाइस उसमें उस वॉलेट को खोल के रखे हैं, तो आपकी ट्रांजेक्शन स्पीड बढ़ जाती है और ज्यादा सपोर्ट मिलता है नेटवर्क को, और वो चीजें चलती है। बोलते हैं ना कि आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड क्यों मिलता है? क्योंकि आपने स्टेक किया है, आप हर दिन उस वॉलेट को ओपन करते हो, उस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हो, वेरीफाई होने के लिए नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के थ्रू सिस्टम आपको रिवॉर्ड देता है। ठीक है, आई होप आप समझे कि अगर एक वर्ड में बताया जाए कि कौन सी कोर आइडिया थी ब्लॉकचेन की, तो आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी। तो आई होप ये रियल लाइफ आइडिया एग्जांपल आपको सुनना होगा। और यहाँ पे ब्लॉकचेन की तीन कोर फीचर है जिसे हमें और आपको समझना है। पहला क्या है दोस्तों, द थ्री कोर फीचर ऑफ द ब्लॉकचेन। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा है इम्यूटेबिलिटी, चौथा है तीसरा है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। इन तीनों चीजों पे वो काम करता है। क्या क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता, चीजें अराउंड पूरी नोड एंड नेटवर्क पे चलती है, यहाँ पे किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है, दूसरी में बात करें इम्यूटेबिलिटी की, कोई भी डेटा एक बार चले गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री प्रिजर्व फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड, जो भी हिस्ट्री होती है वो प्रिजर्व हो जाती है। और तीसरा लास्ट जो है वो है ट्रांसपेरेंसी, जब चाहे तब आप ऑन चेन उस रिकॉर्ड को आप देख सकते हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी रिकॉर्ड को वहां पे ऑन चेन जाकर के ब्लॉकचेन पे देख सकता है। ये सबके पास परमिशन, सबके पास ऑथराइजेशन होता है। ये होती है ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी। तो द कोर फीचर ऑफ ब्लॉकचेन क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन, इम्यूटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये तीन चीजें हैं यहाँ पे। चलिए नीचे हम यहाँ पे देखते हैं, नीचे यहाँ पे हम देखते हैं कि कोइंसाइड, मुख्य बातें क्या है इसमें कि ब्लॉकचेन को अगर तीन वर्ड में बोला जाए तो यहाँ पे जो दोस्तों डिसेंट्रलाइज की बात मैंने किया, डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर, इम्यूटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे जो चीजें थी कि हमारा जो रिकॉर्ड है किसी पर्सन के पास जो है वो मेंटेन है, वो हट करके हमारा जो ट्रस्ट लेवल है वो कहाँ पे चले गया है। तो यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनी पर्सन, यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनी पर्सन। किस पे ट्रस्ट करना है? आप कर रहे हैं मैथमेटिकल एल्गोरिथम पे, और आप ट्रस्ट करना है क्रिप्टोग्राफी पे। ये कब हमारे साथ रिलेट हुई? जब ब्लॉकचेन आया। जब ब्लॉकचेन आया दोस्तों, तो हमारा जो ट्रस्ट था वो पर्सन से हटके हमारा किस पे चले गया? क्रिप्टोग्राफी पे चले गया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आई होप ये पेज आपको समझ में आया होगा। और
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, बिकॉज दोस्तों मैं एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एज एजुकेशन पर्पस के तौर पे ये सारी चीजें आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको ये चीजें जाननी, सीखनी, समझनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों समय के साथ साथ हमें वो सारी चीजें आनी जरूरी है जो हमारा जरूरत क्यों पड़ी। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों कुछ चीजें। फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम है हमारा जो यहाँ पे हमने देखा कि अगर दोस्तों हमारे पास $100 है, 100 रुपए है, 1000 रुपए है, तो क्या होता है अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे $100 है, $100 मतलब 1000 रुपए, $1 की कीमत जो भी है समथिंग $100 100। तो यहाँ अगर आपके पास है तो कौन सुनिश्चित करता है कि आपके पास $100 है? तो आपके पास $100 है तो क्योंकि बैंक आपको कहता है कि आपके पास $100 है तो आपके पास है। जिस दिन वो बोल देगा कि नहीं है आपके पास, तो आप कितना भी कर सकते हैं, आपको प्रूफ करने में समय लग जाएगा कि आपके पास $100 थे। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे दोस्तों अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए, अगर आपके पास $100 है तो पूरा नेटवर्क जहां जहां पर रिकॉर्ड मेंटेन, जहां जहां पर नोट्स हैं, वो सारे नोट्स बोलते हैं कि आपके पास $100 है। यहाँ पर एक पर्सन आपको बोलेगा कि हाँ आपके पास $100 है, यहाँ पूरी पूरी दुनिया बोलेगी कि नहीं यहाँ आपके पास $100 है। चलिए एक और चीज देखते हैं दोस्तों, एक और चीज क्या है हमारा यहाँ पे, एक और चीज ये है कि आपका पैसा केवल बैंक के सर्वर पर रिकॉर्ड होता है, जबकि यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन हजारों नोट कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है। जैसे मैंने बताया ना, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी, आपका जो डेटा है पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, और कोई छेड़ भी नहीं सकता। तो सबसे जबरदस्त चीज है, तो सिर्फ सिक्योर क्या हो सकता है, अगर बैंक हैक हो गया या बंद हो गया है, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आपका रिकॉर्ड वहां से गायब हो सकता है। मतलब पूरी पूरी ट्रांजेक्शन किसी के नियंत्रण में भी जा सकती है और हट भी सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कोई संस्थान नहीं है, कोई रिकॉर्ड बदलने वाला नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्ड बदलना ही पूरी तरीके से क्या होता है, असंभव सा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉक में चेंजेस करेंगे तो बाकी आगे और पीछे वाले ब्लॉक्स क्या करेंगे, वो उसको सिग्नल भेज करके उन सारी चीजों को समझ सेटल्ड कर देते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या अंतर है, जहां पर एक पर्सन बोलेगा कि हाँ आपके पास है, यहाँ पूरी दुनिया बोलेगी, पूरे नोट्स, पूरे नेटवर्क बोलेंगे कि हाँ आपके पास यहाँ पे ये अमाउंट्स पड़ा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों कंसेंसस, सहमति के ऊपर बात करेंगे। कंसेंसस मैकेनिज्म, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है, सहमति क्या होती है। तो आप देखिए कि दुनिया भर में हजारों नोट्स एंड कंप्यूटर सुनिश्चित करते हैं कि आपका पास ये अमाउंट, ये रिवॉर्ड है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। मतलब किस तरीके से आपके पास आ रहा है, क्या थोड़ा सा हाई लेवल की चीज है कंसेंसस मैकेनिज्म, बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सारे जब कंप्यूटर मिलकर क्या बोलते हैं, हाँ सुनिश्चित कर देते हैं कि आपके पास ये अमाउंट है, तो अब वो आपके पास होता है। वो डिपेंड करता है किस मेथड से आ रहा है, आपके पास प्रूफ ऑफ स्टेकिंग से आ रहा है या फिर प्रूफ ऑफ वर्किंग से आ रहा है। ठीक है, दोनों में अलग अलग कंसेंसस मैकेनिज्म काम करते हैं। और नोड की अगर बात की जाए तो ब्लॉकचेन नेटवर्क में जुड़ा हुआ कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो टैब हो, जितने भी हैं, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। वहां पे हर जगह, हर डिवाइस में वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को वो दोस्तों बोलते हैं नोड। चलिए ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं और बात करते हैं हैश के बारे में। आप सभी जानते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन का फिंगरप्रिंट किसे कहा जाता है, मैं बीच बीच में बोला भी था आपको कि किसी भी ब्लॉकचेन का फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं, हैश को कहते हैं, है ना, हैश को कहते हैं। और हैश क्या होता है दोस्तों, हैश होता है हेक्साडेसिमल एल्गोरिथम। क्या होता है, हेक्साडेसिमल एल्गोरिथम। हेक्सा क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट होते हैं, 1 मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। हेक्सा मतलब 6। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे इस्तेमाल क्या क्या होता है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, केवल ये 6 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं हेक्सा। और डेसिमल का मतलब 10, वो 10 डिजिट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10
वर्ड और ये अल्फाबेट के 6 डिजिट्स ये मिलकर के बनाते हैं हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है, ए से लेकर के एफ तक और 0 से लेकर के 9 तक। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो हैश होता है वो एक्चुअली क्या होता है, क्या अगर कोई बोले कि मेरा जो वॉलेट एड्रेस है वो ZKXFT है तो नहीं हो सकता, क्योंकि हेक्साडेसिमल में केवल एफ के आगे डिजिट ही नहीं होता। आप ध्यान से देखेंगे जो भी आपको वॉलेट एड्रेस है उसमें ए से लेकर तक एफ तक मिल जाएंगे, इसे हेक्सा बोलते हैं, और 0 से लेकर 9 तक ये दोनों मिलकर के 62 डिजिट का कोड बनाते हैं जिसको बोला जाता है हेक्साडेसिमल कोड। और दोस्तों यही होता है ब्लॉकचेन का फिंगरप्रिंट, क्योंकि ये 6 और ये मिलकर के इतनी संख्या क्रिएट कर सकते हैं, इतनी ज्यादा संख्या क्रिएट कर सकते हैं, जितना दुनिया में तारे हैं उतने ज्यादा ये सभी आगे पीछे जंबल्ड होकर के इतने ज्यादा डिजिट्स क्रिएट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है इस ब्लॉक में लिख दिया जाता है इंक्रिप्शन फॉर्म में, और उसी को बोलते हैं हैश। और हैश को एक लाइन में बोला जाए तो ब्लॉक की फिंगरप्रिंट्स बोलती है, फिंगरप्रिंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि किसी भी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन भेज रहा है तो यहाँ पे 5 स्टेप फॉलो होता है। उन 5 स्टेप को कैसे समझना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहला 5 स्टेप में ट्रांजैक्शन होता है, ध्यान समझिए। अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो 5 स्टेप में ये संपन्न होता है। जो पहला स्टेप मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है, आप ए से बी को, आप ए हैं, आप बी को 1 बिटकॉइन भेज रहे हैं। ठीक है, आपका पहला स्टेप है कि आप भेज रहे हैं, आप क्या करेंगे, स्कैन करके उसका वो ले लेंगे, स्कैनर ले लेंगे या फिर एड्रेस डाल देंगे, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में ये होता है दोस्तों कि वो नोड जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है। जितने भी नोड उस समय एक्टिवेट होते हैं वहां पे वो ब्रॉडकास्ट होता है, सबके पास भाई साहब जानकारी पहुंच जाए कि इन्होंने इसको स्कैन कर लिया है, यहाँ पे रेडी कर लिए हैं ट्रांजेक्शन के लिए। फिर तीसरा ये आइडेंटिफाई करता है क्या जो भेजने वाला है उसके पास सच में 1 बिटकॉइन है ना। तो वो नॉन्स वेरीफाई करता है कि क्या ए के पास सच में बिटकॉइन एक है कि नहीं है। अगर उनके पास है तो वो भी यस कर देता है, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और चौथे स्टेप में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो सेंडर का रिसीवर का वो इंक्रिप्शन फॉर्म में बन के हैश बन जाता है, और हैश बन करके एक ब्लॉक में पैक हो जाता है। और चौथा में क्या होता है, वही जो ब्लॉक है वो अपना सेल्फ डाटा लेकर के और पिछले वाले एक का हैश लेता है और एक ब्लॉक बना करके चैन के साथ जुड़ जाता है। दोस्तों ये हो जाता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो ट्रांजैक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 स्टेप में होता है। पहला क्या होता है कि आप मान लीजिए ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हैं, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग होगा, तीसरा वेरिफिकेशन होगा कि आपके पास एक बीटीसी है कि नहीं, नॉन्स क्रिएट होगा। फिर उसके बाद दोस्तों वो सारी डिटेल एक ब्लॉक में पैक की जाएगी और उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन से ऐड कर दिया जाएगा। तो ये 5 स्टेप में ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें चलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे अपने 5वें पीडीएफ की तरफ, जहां पर मैंने कल आपको बताया था वॉलेट एंड की, हाउ यू होल्ड एंड प्रोटेक्ट योर क्रिप्टो। ठीक है, हमारा 5वां पेज में क्या है, वॉलेट एंड की, हाउ यू होल्ड एंड प्रोटेक्ट द क्रिप्टो। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था योर की इज इक्वल टू योर कॉइन, है ना। कल ही हमने क्या बताया था, योर की इज इक्वल टू योर कॉइन, क्योंकि हमने कल ही बताया था कि हमारा जो भी टोकन होता है वो हमारे वॉलेट पे नहीं होता, वो पूरा का पूरा हमारे ब्लॉकचेन पे होता है। ठीक है, वो हमारे वॉलेट पे नहीं होता, वो हमारे ब्लॉकचेन पे होता है। हमारा जो वॉलेट है हमें वो अथॉरिटी देता है कि उस ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ वो टोकन का मालिक मैं हूं। तो जिसके पास की है टोकन उसका है, इसलिए टोकन की सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। आपके वॉलेट से ज्यादा आपकी सिक्योरिटी किसकी होनी चाहिए, आपके की होनी चाहिए, क्योंकि की से ही ऑथराइजेशन चेंज होता है। आपके पास 100 टोकन है, 1000 टोकन है, आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस से भेज रहे हो, तो आपके 1000 में से जो 400-500 टोकन है ना, उसकी ऑथराइजेशन चेंज हो रही है। आपके वॉलेट में टोकन पहले ही नहीं था, आपके वॉलेट से, आपके 12 की से वो वॉलेट कनेक्ट था 1000 कॉइन, अब उसमें से 400 कॉइन की जो ऑथराइजेशन है वो शिफ्ट हो रही है किसी दूसरे प्राइवेट की के साथ में।
अब उसके मालिक कोई दूसरा की का वो बन जाएगा। आपने ट्रांसफर कर दिया, आपके हाथ से वो चीजें निकल गई, आपकी कौन उसका मालिक हुआ? जिसके आपने एड्रेस पे भेजा है वो उसका मालिक हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दोस्तों कुछ चीजें लिखी हुई हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अ क्रिप्टो वॉलेट डज नॉट एक्चुअली होल्ड योर कॉइन। अ क्रिप्टो वॉलेट डज नॉट एक्चुअली होल्ड योर कॉइन, द कॉइन लाइव ऑन द ब्लॉकचेन। आपका जो कॉइन है वो कहां पे रहता है? वो ब्लॉकचेन रहता है। योर वॉलेट होल्ड द प्राइवेट की दैट्स प्रूव द कॉइन इज योर्स। तो आपकी वॉलेट में जो प्राइवेट की है वो प्रूफ करता है कि आपकी की वो जो पड़ा हुआ ब्लॉकचेन में कॉइन है वो आपका है। एंड अगर आप अपने की कंट्रोल खो देते हैं तो की सिक्योरिटी इश्यू हो सकती है। तो जिसके पास की होगा वही उसका मालिक होगा। ठीक है, तो मतलब की इज इक्वल टू कॉइन, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए हम एक बार चीज हम कल भी आपसे डिस्कस किए थे दोस्तों। क्या किए थे? हमने ये किया था कि प्राइवेट की और व्यू की के बारे में हमने बात किया था। प्राइवेट की और व्यू की के बारे में बात किया था। तो प्राइवेट की वो होता है जिसपे टोकन होता है, व्यू की वो होता है जिसपे हम केवल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। व्यू की अगर कोई पा भी जाए तो उससे हमारे ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं कर सकता, केवल ट्रांजैक्शन देख सकता है। अगर प्राइवेट की मिल जाए तो दोस्तों सारे के सारे टोकन को उड़ा सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। और हमारे साथ व्यू की भी आ चुका है। हमारे अनुबी में जहां पे हमें ट्रांजैक्शन दिखानी है तो हम दिखा सकते हैं, जहां छुपानी है उसको हम छुपा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा हुआ दोस्तों, चलिए इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। द थ्री थिंग्स, बिगिनर्स के लिए यहाँ पे तीन बातें दी गई है कि वॉलेट किस टाइप का होता है। आप सभी जानते हैं कि एक वॉलेट क्रिएट होता है तो उसमें हमारा की होता है जिसे हम सीड फ्रेज कहते हैं, है ना। की कोई क्या सीड फ्रेज बोलते हैं, 12 और 24 वर्ड का होता है। मेटामास्क में आप चेक करिएगा, हो सकता है वहां पे कोई 24 भी किसी डैप वॉलेट पे मिलता है। तो हम जो यूज कर रहे हैं टोकन पॉकेट बिटगेट, इसमें 12 है। मेटामास्क आप चेक करिएगा, मैंने तो चेक नहीं किया, तो 24 भी वहां पे होता है। तो उसको सेफली आपको रखना है, उसको कभी भी ऑनलाइन नहीं ले जाना है। आपको जब भी रखना है तो उसको राइट डाउन करके ऑन पेपर उसको रखना है। तो बोला है कि नेवर टाइप इनटू द कोई सी भी वेबसाइट जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम पे किसी के थ्रू नहीं भेजना है। ठीक है, ये चीजें। और दूसरी बताइए दोस्तों, दो चीजें, हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट वो वॉलेट होता है जिसको हम ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, लंबे समय तक ऑनलाइन कनेक्ट करके रखना पड़ता है, वो हॉट वॉलेट है। वही कोल्ड वॉलेट क्या होता है? जो हमारा वॉलेट ऑफलाइन हो, जो हमारा वॉलेट ऑफलाइन हो वो क्या होता है? वो कोल्ड वॉलेट होता है। इससे आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट दिया गया है, कस्टोडियन और नॉन कस्टोडियन वॉलेट। ठीक है, कस्टोडियन एंड नॉन कस्टोडियन वॉलेट। कल ही मैंने बताया था दोस्तों, जब तक आपका नेम स्यूडोनिमस है तब तक आप बचे हुए हैं। जिस दिन आपका एड्रेस आपके नाम के साथ लिंक हो गया है तब आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपका वॉलेट सेफ नहीं रहता, आपका वॉलेट नॉन कस्टोडियन से कस्टोडियन हो जाता है। चलिए कस्टोडियन और नॉन कस्टोडियन का मतलब समझते हैं। द कस्टोडियन मींस समवन एल्स लाइक एन, ठीक है, होल्डर योर की फॉर इज इट टू पर्टिकुलर ट्रस्टिंग एंड नॉन कस्टोडियन। ठीक है, तो कस्टोडियन का मतलब दोस्तों कि ऐसा वॉलेट जिसमें जो ओनर है या फिर कोई पर्सन है जिसने आपको ज्वाइन किया, जो भी है, तो वो आपके वॉलेट की को जानता है। तो आपका वॉलेट क्या होगा? कस्टोडियन वॉलेट होगा। यदि दूसरे के भी कस्टडी में है, वहीं अगर वॉलेट का जो प्राइवेट फेज है वो केवल और केवल आपके पास है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉन कस्टोडियन, जिसको बोलते हैं सेल्फ कस्टडी, आपकी कस्टडी में है। और ये काफी ज्यादा कंट्रोलेबल माना जाता है अगर आपके पास आपका पूरा का पूरा की है तो यहाँ पर हमने दो तीन चीजें सीखा कि हमारा जो कॉइन होता है वो ब्लॉकचेन में ना होकर के हमारे ब्लॉकचेन पे होता है, हमारे प्राइवेट की में नहीं होता। प्राइवेट की केवल आपको उसका ऑथराइजेशन देता है कि इतने ब्लॉक में आपका ये की अमाउंट, ये चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। चलिए, तो यहाँ पे वॉलेट सेफ्टी के कुछ गोल्डन रूल बताए गए हैं जो आप सभी जानते हैं। नेवर शेयर योर सीड फ्रेज को शेयर नहीं करना है। ठीक है, डबल चेक करना है हमेशा सेंड और रिसीव करते समय चीजों को। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई दोस्तों। चलिए हम पांचवें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और छठवें पेज की तरफ बढ़ते हैं। और छठवें पेज पे बढ़ने से पहले हम कुछ छोटा सा क्वेश्चन करेंगे आप सभी से, क्योंकि आप सभी तैयार हैं।
लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजेक्शन 5 स्टेप में तो कंप्लीट होता है, कौन कौन से स्टेप में क्या क्या होता है, कोई है जो? तो पहला स्टेप ट्रांजेक्शन हो गया, दूसरा स्टेप ब्रॉडकास्टिंग हो गया कि वो सब जगह नोड पे मैसेज चला जाता है कि आप टोकन भेज रहे हैं। तीसरा स्टेप होता है वेरिफिकेशन, होता है नॉन्स क्रिएट करके कि आप जो जिसको भेज रहे हैं, ठीक है, क्या आपके पास वो अमाउंट मौजूद है, आप भेज रहे हैं 2 टोकन तो 2 टोकन आपके पास है कि नहीं, तीसरा स्टेप हो गया। चौथा, ये सारी की सारी डिटेल को एक ब्लॉक में पैक किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, इंक्रिप्शन किया जाता है, हैश जनरेट होता है, और पांचवा स्टेप है उसको ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। चलिए, ये सभी लोग एग्री करते हैं, एक बार रिएक्शन देंगे सभी लोग। डिजिटल करेंसी, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन को एक नाम दिया जाता है डिजिटल गोल्ड, बिकॉज कुछ कुछ सिमिलैरिटी है गोल्ड और बिटकॉइन के बीच में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इथेरियम को कहा जाता है दोस्तों डिजिटल लिक्विड, ध्यान रखिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हुआ था और 2009 हुआ था। निकल के सेशन में ये सभी चीजों को देख लिया था, ठीक है। फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में क्या अंतर है, चलिए तो हम देखेंगे दोस्तों डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में क्या अंतर है। फिजिकल गोल्ड मतलब रियल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड मतलब जो हमारा बीटीसी है उसको डिजिटल गोल्ड कहा गया है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 केजी गोल्ड है, 1 केजी सोना है, और उसको आपको यहां से भेजना है, कहां पे, यूएस भेजना है, तो क्या होगा के अंदर 10 मिनट के अंदर कुछ छोटे से गैस फीस के साथ में आपका जो अमाउंट है वो आपका जहां पे भी जिस डेस्टिनेशन पे बॉर्डरलेस भेजना चाहते हैं वहां पर वो चले जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो डिजिटल गोल्ड है वो सेफ एंड सिक्योर है, यहाँ पे चोरी और बदलने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि हमारा जो डिजिटल गोल्ड है बिटकॉइन, उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, कोई उसको डुप्लीकेट बना नहीं सकता, क्योंकि वो किसी प्रिंटिंग मशीन से नहीं बनाया या कहीं उसको गला के नहीं बनाया गया दोस्तों, वो एक एल्गोरिथम पे चलता है जिसे हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। सो उसे बनाना, सेम टू सेम क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसीलिए उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, इसलिए दोस्तों वो चोरी ये सबका खतरा कम हो जाता है। तो फिजिकल गोल्ड से ज्यादा बेटर है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे आप डिजिटल गोल्ड को भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व है जो गोल्ड के साथ भी होती है। चलिए हम कुछ की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, गोल्डन की कुछ, बिटकॉइन की कुछ की प्रॉपर्टी जो और भी टोकनों के साथ में हमें रिलेट करती है। टोटल, तो इसका मतलब कि हमेशा स्कार्सिटी बनी रहेगी, मतलब हमेशा कमी रहेगी क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, और ये भी है कि हमेशा अचानक से हर साल बढ़कर नहीं आ सकता, हर साल 4 साल की हाल्विंग है, जिससे जो रिवॉर्ड है वो हमेशा हाफ हो जाता है। तीसरा दोस्तों ग्लोबल सर्कुलेशन, मतलब 7/24 जब चाहे तब आप उसको किसी भी एड्रेस पे कहीं भी आप उसको भेज सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर मायने नहीं रखता। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन है, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कंप्लीट हुआ कि नहीं उसको आप वेरीफाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपका नेम नहीं एक्सपोज होगा, यहाँ पे स्यूडोनिमस रहेंगे आप, यहाँ पे केवल आपका वॉलेट एड्रेस पहचाना जाएगा कि आप हैं कि नहीं है, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों कैन नॉट बी फ्रोजन, आपके अकाउंट्स को क्या जो आपका डैप वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, उसको कोई फ्रीज नहीं कर सकता, आपके अकाउंट को कोई होल्ड नहीं कर सकता, या आपके प्राइवेट की को कोई निकाल नहीं सकता। अगर आपने किसी को सेंट्रलाइजली मान सकते हैं कि आपने किसी को पैसे भेजे हैं तो आपकी पूरी हिस्ट्री, आधार कार्ड, पैन कार्ड डेटा, आपका घर का एड्रेस तक से निकाला जा सकता है। ये चीज है डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे इसके साथ में। तो इसीलिए बिटकॉइन को क्या बोल दिया गया है, बिटकॉइन को दोस्तों डिजिटल गोल्ड बोल दिया गया है, ठीक है। आप इसको भी एज अ गोल्ड के रूप में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर वैल्यू इथेरियम का दोस्तों, बिटकॉइन का डिस्कवर किसने किया, हम सभी जानते हैं सतोशी नाकामोटो ने किया है, ठीक है। वहीं इथेरियम का डिस्कवर किसने किया, इथेरियम का डिस्कवर करने वाला दोस्तों 19 साल का एक लड़का था जिसे जिसे बोलते थे विटालिक ब्यूटेरिन, है ना, विटालिक ब्यूटेरिन, जिसे हम वी गॉड के नाम से भी जानते हैं, वी गॉड के नाम से भी इसे जानते हैं लोग, ठीक है। इसके साथ साथ अनूबी का डिस्कवर किसने किया, अगर आपसे पूछा जाए कि अनूबी का डिस्कवर किसने किया, हु इज द फाउंडर ऑफ फाउंडर,
विजनरी टीम, ध्यान रखिएगा विजनरी टीम, क्योंकि यहाँ पर एक स्यूडो नाम है बिटकॉइन का सतोशी नाकामोटो, यहाँ पर एक नेम है विटालिक, और यहाँ पे दोस्तों एक पूरी की पूरी टीम है जिसे हम बोलते हैं विजनरी टीम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सातवें पेज पे चलते हैं, और सातवें पेज पे जाने से पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे बीटीसी इथेरियम और के बीच में हम एक कंपैरिजन करेंगे। बीटीसी इथेरियम अनुबी कि व्हाई अनुबी ब्लॉकचेन इज बेस्ट, व्हाई अनुबी ब्लॉकचेन इज बेस्ट, क्यों अनुबी ब्लॉकचेन दोस्तों बेस्ट है, किससे बेस्ट है? अनुबी किससे बेस्ट है दोस्तों, है ना, इन दोनों से कैसे बेस्ट है। चलिए हम बात करते हैं, पहले कंसेंसस मैकेनिज्म के ऊपर बात कर ली जाए। कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है कि किस तरीके से लोगों की सहमत होती है कि टोकन कहां से आ रहा है। जो पहला है बीटीसी में, आप सभी जानते हैं वो क्या है दोस्तों, वो है प्रूफ ऑफ वर्क। और वहीं इथेरियम की बात की जाए, इथेरियम में कैसे डिसाइड होता है, तो होता है दोस्तों प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। और वहीं अगर आप यहाँ पे आप अनुबी में देखते हैं तो अनुबी में ये हाइब्रिड कंसेंसस पे काम करता है। हाइब्रिड कंसेंसस क्या होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्किंग होता है, प्रूफ ऑफ वर्क नहीं होता, प्रूफ ऑफ स्टैकिंग होता है, और POH होता है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एंड AI वैलिडेटर। दोस्तों प्रूफ ऑफ स्टैकिंग सभी जानते हैं, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या होता है इसको हम आपको आसानी से कभी हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, बट आप इतना ही समझो कि यहाँ पे एडवांस हाइब्रिड कंसेंसस काम करता है। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसके बारे में हम कभी एक डिटेल्ड जानकारी लेंगे। चलिए तीसरा हम देखते हैं, दूसरा कंपैरिजन करते हैं, ट्रांजैक्शन स्पीड को लेकर के हम तीसरा कंपैरिजन करते हैं। ट्रांजैक्शन स्पीड में क्या क्या अंतर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्पीड में जो बिटकॉइन है वो लगभग 7 TPS, 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, TPS 7 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं इथेरियम में दोस्तों 15 से 30 ट्रांजैक्शन, एक सेकंड में 15 से 30 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, 30 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अनुबी की बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट है, मतलब 10,000 TPS तक क्या कर सकते हैं, मतलब एक समय में, एक सेकंड में 10,000 ट्रांजैक्शन हो सकता है। बोलते हैं ना कि बिटकॉइन को भेजेंगे तो आपको कम से कम 10 मिनट तक का समय लग जाता है, 10 मिनट का, क्यों, 2 3 4 5 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के अंदर ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, मतलब 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे जैसे जैसे नेटवर्क काम करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट है 10,000 TPS। आप सोच के देखो कि 10,000 TPS की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि फ्यूचर में बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन, एक समय में कई सारे ट्रांजैक्शन एक साथ होंगे, जब ये ग्लोबली एक्सपोज होगा, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पे लॉन्चिंग होंगे, तो यहाँ पे इसकी जो TPS है उसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांजैक्शन स्पीड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे इसकी स्पीड को पहले से ही बढ़ाया गया है। आइए हम ट्रांजैक्शन फी की बात कर ले, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, जो नेटवर्क फीस है वो ज्यादा है। वहीं हम इथेरियम की बात करें, यहाँ पे भी गैस फीस ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे भी गैस फीस ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इथेरियम की गैस फीस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम है, वेरी लो फीस। तो हम देखते हैं $0.01 एक ट्रांजेक्शन के लिए कितना लगता है, $0.01 में आपका एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्केलेबिलिटी, है ना, क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, आप बताओ स्केलेबिलिटी क्या है। तो स्केलेबिलिटी वो होता है दोस्तों कि बढ़ती जरूरतों के साथ में आसानी से इसे बड़ा और बड़ा किया जा सकता है। अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी, आपके पास जो घर है उसको बड़ा करने की जरूरत है, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप एक कंजस्टेड जगह पे ऑलरेडी है जहाँ पे तीनों तरफ से आपके पास घर है, चारों तरफ से आपके पास घर है और सामने रोड है, तो आप चाहकर के भी अपने घर को बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें स्केलेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आप उसको जितना है उतना ही रख सकते हैं, उसको बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे स्केलेबिलिटी के मामले में यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो लो है, क्योंकि अब उसमें कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, केवल पेमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इथेरियम की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट है, यहाँ पे स्केलेबिलिटी है, नए नए प्रोजेक्ट इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी करेंगे तो लेयर 2 का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
क्योंकि जब तक लेयर 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे गैस फीस कम नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अनूबी में दोस्तों हाई स्केलेबिलिटी बिल्ड फॉर अ मास एडॉप्शंस, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसमें बनाए जा सकते हैं, इसको बड़ा से भी बड़ा किया जा सकता है। तो आप सोचिए ना कि इतना ज्यादा बड़ा रोड मैप तैयार करने की क्या जरूरत थी, इसलिए जरूरत थी कि आने वाले फ्यूचर में मैक्सिमम चीजें यहाँ पे इस पे आने वाली है। अनूबे पे ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, काफी बड़ी सोच लेकर के सामने आया हुआ है। चलिए एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर लें तो यहाँ पे आप जानते हैं कि है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। वहीं अनोबी में स्टैकिंग पे है तो यहाँ पे मॉडरेट एनर्जी लगती है, मतलब बीटीसी से बिटकॉइन से कम की एनर्जी लगती है, प्रूफ ऑफ वर्क से कम ही लगता है। और वहीं दोस्तों अगर हम अनोबी की बात करें तो यहाँ पे देखिए इको फ्रेंडली है। क्या है ये? इको फ्रेंडली है। आसानी से इसको कहीं भी हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी में आते हैं हम यहाँ पे, तो सिक्योरिटी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी हाई है, यहाँ भी हाई है, यहाँ पे दोस्तों वेरी हाई है, एआई पावर्ड सिक्योरिटी लेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस मामले में भी ये एडवांस है। अब चलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता। कहाँ पे? बीटीसी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता। और इथेरियम की बात करें तो यहाँ पे हाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो अडॉप्ट हुआ है। और यहाँ बात करें दोस्तों अनूबी बात करें तो एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस फास्टर स्मार्ट एंड सेफर है, ठीक है, कंपेटेबल है। कोई भी अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर है वो चाहे तो अनूबी में नए शुरुआत से सीखने की जरूरत नहीं है, जहां से उसकी नॉलेज है वहीं से वो नया स्टार्ट कर सकता है। जो भी इथेरियम पे कर सकते हैं वो सारा का सारा चीज यहाँ पे अनूबी पे कर सकते हैं, बिकॉज ये ईवीएम कंपेटेबल है। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करें दोस्तों तो बिटकॉइन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, इथेरियम भी हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हाई डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ग्रोवन सॉरी कम्युनिटी गवर्न एंड ट्रू डिसेंट्रलाइज। कम्युनिटी गवर्न का मतलब आप क्या समझते हैं? यही है कि कम्युनिटी चाहे तो आने वाले को वो वोटिंग के माध्यम से एक लेवल एडवांस है। आइए हम यूटिलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इसमें केवल और केवल एक स्टोर वैल्यू है, जिससे आप केवल एक्सचेंज कर सकते हैं अपने गुड एंड सर्विसेज को लेन देन करने के लिए। इसमें एक केवल स्टोर वैल्यू है, पैसे ट्रांसफर करने की क्षमता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे डुप्लीकेशन ही हो सकती है। ये सेफ एंड सिक्योर है और डिजिटल गोल्ड है। वहीं दोस्तों अगर हम इथेरियम की बात करें तो यहाँ पे डैप बन सकते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम बन सकता है, एनएफटी क्रिएट हो सकते हैं, ये सारी चीजें। वहीं अगर हम अनूबी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारी चीज हो सकते हैं, ऑल द अबव जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे कि एआई हो गया, गेमिंग हो गया। आपने देखा था अभी गेमिफाई FLGNS का नाम सुना होगा, जहाँ पे 33 LGNS से एंट्री होगी। कुछ समय में हमें ये भी देखने को मिल जाएगा। गेमिफाई की आप देखेंगे दोस्तों की मार्केट कैप कितना है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी मार्केट को कंजर्व करता है ये। और वहीं दोस्तों डेपिन के बारे में बात किया गया है, रियल वर्ल्ड एसेट के बारे में बात किया गया, जिसे हम RWA के नाम से जानते हैं, है ना, RWA के नाम से जानते हैं। तो ये डेपिन क्या होता है दोस्तों? डेपिन का मतलब होता है रियल वर्ल्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। डेपिन है ना, डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, डेपिन, DEPIN। DE मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, P मतलब फिजिकल, I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको भी हम कभी डिटेल में आप सभी को समझाएंगे कि डेपिन क्या होता है। चलिए स्क्रीन ऑफ हो गया, मैं फिर से शेयर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अनलिमिटेड है और इसके साथ साथ फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें बिल्डअप होंगे, ऐसा इनका कहना है। और अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए दोस्तों, तो कंपैरिजन में डिसएडवांटेज की बात की जाए तो आप देखेंगे बीटीसी में स्लो ट्रांजैक्शन है, हाई गैस फीस है, इसके साथ साथ हाई एनर्जी कंजप्शन है, लिमिटेड यूज केस है, और कोई सस्टेनेबल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉट सस्टेनेबल फॉर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इथेरियम में दोस्तों हाई गैस फीस है, स्केलेबिलिटी इशू है यहाँ पे, है ना, इसको बड़ा नहीं कर सकते, ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, लेयर 2 की
यहाँ पर डिपेंडेंसी है, कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो लेयर 2 में लगेगा ही लगेगा, बिना लेयर 2 के वो आगे चल नहीं सकता, क्योंकि गैस है। नेटवर्क कंजक्शन क्योंकि टीपीएस भी इसकी कम है। वही अनुबी की बात करें दोस्तों कि व्हाई अनुबी ब्लॉकचेन इज द बेस्ट, अगर बात करें इसके बारे में तो हमारे पास कुछ चीजें निकल करके आती है। क्या है कि यहाँ पे ब्लेजिंग फास्ट टीपीएस है। टीपीएस का मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी ज्यादा स्पीड्स देगा, तो ये ब्लेजिंग फास्ट है। ब्लेजिंग मतलब दोस्तों आग की तरह तेज, है ना, आग की तरह तेज। एक होता फास्ट तेज, ब्लेजिंग फास्ट बहुत तेज, ठीक है। अल्ट्रा लो गैस फीस है ना, अफोर्डेबल है, सबके लिए अफोर्डेबल है, $0.01, काफी इजी है, काफी है। हाईली स्केलेबल, ब्यूल्ड फॉर अ मास एडॉप्शन, हमने बताया कि जब चाहे तब सिस्टम को देख करके इसको बड़ा किया जा सकता है ना, इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। बिटकॉइन इथेरियम को नहीं, बिटकॉइन को तो किया नहीं सकता, इथेरियम में कुछ लिमिटेड स्केलेबिलिटी है। यहाँ पे मास एडॉप्शन बहुत बड़े पैमाने पे दोस्तों इसको बड़ा किया जा सकता है। इको फ्रेंडली है, इसलिए इसको रेगुलेशन में लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन है, ठीक है, कम एनर्जी में है और जल्दी ये ऑडिट भी हो सकता है दोस्तों। एआई पावर्ड सिक्योरिटी, नेक्स्ट लेवल का प्रोटेक्शंस डाला गया इसमें। एडवांस फीचर की अगर बात की जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस डेफी प्लस एआई के प्लस गेमिंग आरडब्ल्यूए प्लस बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर सिस्टम के साथ लगे हैं। तो अगर फीचर रेडी की बात की जाए तो इनोवेशंस विदाउट लिमिट, तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। ये पूरी दुनिया को कैप्चर करने की क्षमता रखता है दोस्तों। वो हर चीज इसमें अवेलेबल है जो फ्यूचर में एक ब्लॉकचेन यूजर्स को चाहिए, एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट को चाहिए, एक ब्लॉकचेन बेस्ड डाटा सिक्योरिटी को चाहिए, वो सारा का सारा चीज इस अनुबी के ब्लॉकचेन में यहाँ पे मौजूद है। तो अगर सिंपल में अगर अनुबी को 4 वर्ड में हमें डिनोट करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि अनुबी ब्लॉकचेन इज फास्टर, स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। 4 वर्ड में अगर बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बोल सकते हैं फास्टर, स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। द फ्यूचर ऑफ द ब्लॉकचेन इज हियर, अनुबी इज द आंसर। ठीक है, तो काफी जबरदस्त चीजें, मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ इन सब चीजों को जब मैं खुद से देखता हूँ दोस्तों, कि जिस सिस्टम, जिस फ्यूचर में के टेक्नोलॉजी में आज हम सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहते रहते हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। काफी जबरदस्त। तो चलिए, ये चीजें अगर आपको समझ में आओगी तो एक बार आप सभी लोग अपनी अपनी रिएक्शन देंगे, तो उसके बाद हम सेकंड पेज पे चलते हैं।